ऑलराइट जी, सो वी वर डन विद द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेप्रिसिएशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रिसिएशन के कॉन्सिक्वेंसेज में नहीं करवा रहा क्योंकि वो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है। ठीक है, कर लेंगे हैंडल, पक्की बात है। एक जल्दी से क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं। अप्रिसिएशन होगी, एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़ जाएंगी, इंपोर्ट प्राइसेस कम हो जाएंगी, एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगी, इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। ये नॉर्मल रिस्पॉन्स है हमारा, जिससे हमारा एडी गिर जाएगा। एडी को फर्दर आप जीडीपी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जीडीपी को आप एम्प्लॉयमेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एडी गिर रहा है तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी गिरेगी। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट पुश भी गिरेगी क्योंकि इंपोर्ट, वालेकुम सलाम, इंपोर्ट प्राइसेस भी गिर रही हैं। आई बात समझ में? तो यू कैन हैंडल इट, इतना मसला नहीं है। चलें जी, हेडिंग दे दें। अच्छा, अब ये अगले चैप्टर का टॉपिक है, लेकिन क्योंकि ये कनेक्टेड बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक्सचेंज रेट के साथ है तो हम अभी कर रहे हैं। तगड़ी सी हेडिंग दे दें। टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है? इट इज द रेशियो of export prices to the ratio of import prices. Terms of trade is index of export prices divided by index of import prices. Walaikum salam. Do you remember what index is? Weighted average. ठीक है, आते हैं अभी इसको डिटेल में जरा जाते हैं। It is the average price country receives for its exports in ratio to the average prices it pays for imports. आगे आ जाओ। हाँ जी, बात को समझें, बहुत बड़ा मसला है और आई डोंट नो क्या मसला है। बैलेंस ऑफ ट्रेड और टर्म्स ऑफ ट्रेड को कंफ्यूज नहीं करना। You should not confuse balance of trade and terms of trade. Balance of trade क्या है? एक्सपोर्ट रेवेन्यू माइनस इंपोर्ट एक्सपेंडिचर, ये टोटल वैल्यू है। ये क्या है? प्राइस इंटू क्वांटिटी है। 4 आम आपने बेचे, एक आम $10 का था, तो टोटल एक्सपोर्ट्स कितनी है? $40। डू वी गेट इट? ये बैलेंस ऑफ ट्रेड है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है? ये सिर्फ प्राइसेस का रेशो है, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रेशो नहीं है। ये सिर्फ प्राइसेस का एवरेज, जो चीजें आप बेच रहे हैं उनकी एवरेज कीमत कितनी है और जो चीजें आप मंगवा रहे हैं उनकी एवरेज कीमत कितनी है। डू वी अंडरस्टैंड दिस? उनका रेशो है मल्टीप्लाइड बाय 100।
100 से वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब जो चीजें आप बेच रहे हैं वो महंगी हैं और जो चीजें मंगवा रहे हैं वो सस्ती हैं। 100 से कम है इसकी वैल्यू, दैट मीन्स द थिंग्स यू आर सेलिंग आर चीपर एंड द थिंग्स यू आर इंपोर्टिंग आर एक्सपेंसिव, दैट्स इट। ये सिर्फ प्राइसेस का रेशो है, इट हैज नथिंग टू डू विद एक्सपोर्ट इंपोर्ट। आर वी क्लियर ऑन दिस? It has nothing to do with export import. This is just the ratio of prices of exports and imports. Let me take an example. अब ये rough example ले रहे हैं, average है, weighted average है, that is why index of export prices. तो terms of trade क्या है? Export prices is divided by import prices और ये prices average है. Let's suppose what are the export prices? क्या export करता है पाकिस्तान? पाकिस्तान स्पाइसेस, ये मसाले शसाले आजकल बड़े फेमस हुए हैं, ठीक है, कितने का होगा शान चाट मसाला यूके में? या 5 $5 लगा लेते हैं, चले, खैर खैर है। मैंगोज लगा लें, कितने लगा लें? नहीं नहीं, महंगा होता है बहुत। 1 किलो $10। 1 किलो भी नहीं, एक एक $5 $10 का होता है। $5 का एक होता है, ये देखो, ठीक है। और क्या बेच रहे हैं आप कॉटन यार्न बेच रहे हैं और थर्ड का क्लास किस्म की टेक्सटाइल बेच रहे हैं जी। सॉल्ट बेचते हैं, रॉ सॉल्ट। टेक्सटाइल बेचते हैं, कितने की होगी टेक्सटाइल ऑन एवरेज? क्या कीमत होगी? $50। इतना महंगा है। हम थर्ड क्लास जराबें और ये तौलिए बेचते हैं। हाँ चलें चलें, आप, क्या फर्क पड़ता है। और क्या आप बेच रहे हैं? और आप अभी रेयर अर्थ मिनरल्स आई है एक चीज थोड़ी महंगी, ठीक है, वो जो भी उसके रेशो में होगी, एवरेज कीमत है उसकी, फर्ज करो $20,000, 20,000 कर लें, ये इसकी एक एवरेज कीमत निकलेगी। लेट सपोज हम ऑन एवरेज जो सारी चीजें बेच रहे हैं वो कितने डॉलर की बन रही हैं? $2,000 कर लें चलें आप। लेकिन आप मंगवा क्या रहे हैं? मंगवा रहे हैं आप F-16 एक कोई है मेरे ख्याल से $70 मिलियन का। बात पूरी हो गई, समझ रहे हैं? यू गेट इट? तो वो इसकी एवरेज कीमत, ऑयल मंगवा रहे हैं, मशीनरी मंगवा रहे हैं, समझ रहे हैं? तो ये सिर्फ प्राइसेस ऑन एवरेज, जो आप चीजें मंगवा रहे हैं उनकी ऑन एवरेज कीमत क्या है। डू वी गेट दिस? आर वी क्लियर ऑन द डिफरेंस बिटवीन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड? बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? एक्सपोर्ट वैल्यू माइनस इंपोर्ट वैल्यू। ये क्या है? सिर्फ कीमतों का रेशो। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है। अगर आपने एक्सपोर्ट ओवर इंपोर्ट कर दिया, अंडा मिलेगा। एक्सपोर्ट प्राइसेस ओवर इंपोर्ट प्राइसेस। लिखें जी, इफ वैल्यू ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड is greater than 100, it implies that the country is exporting relatively expensive goods than it is importing. बात समझ आई? आप बेच महंगी चीजें रहे, मंगवा सस्ती चीजें रहे। If the value of terms of trade is less than 100, it means the country is exporting high value added expensive finished manufactured products। उल्टा नहीं हो गया? लेस देन 100 बोल रहे हैं ना हम।
उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, इसको ठीक करें। ये मैंने ठीक किया। इंपोर्टिंग महंगी चीजें आप मंगवा रहे हैं, 100 से अगर कम है वैल्यू, while it is exporting low value added cheap unfinished raw materials and primary products। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्राइसेस का रेशियो है। डू वी गेट इट? ये बात सबको समझ आ गई? अच्छा भाई, एक मेरा अपना बनाया हुआ देसी फॉर्मूला है जो हमेशा चले, इसका एमसीक्यू बड़ा गड़बड़ होता है। जिसके रेशोज अच्छे हैं वो खुद कर लेता है, लेकिन अगर नहीं है तो ये एक ऐसा आजमाया हुआ तरीका है जिसका सक्सेस रेट 100% है। क्या टर्म्स ऑफ ट्रेड होता क्या है? एक्सपोर्ट प्राइसेस ओवर इंपोर्ट प्राइसेस, ऐसा ही है। इंडेक्स है तो 100 की वैल्यू होगी, ठीक है। आपने क्या करना है, ये लिखें, 100 इज इक्वल टू 10,000 ओवर 100। पीपल गुड एट मैथ्स वो फॉरन कर लेते हैं इसका एमसीक्यू, जो नहीं है वो फंस जाते हैं। 100 इज इक्वल टू 10,000 ओवर 100। मैंने अज्यूम कर लिया ये टर्म्स ऑफ ट्रेड कितना है, एक्सपोर्ट प्राइसेस मैंने कितनी अज्यूम कर ली है, और इंपोर्ट प्राइस ये डिवाइड करें तो 100 ही आता है ना, ठीक है। इसका अगर आप लगा लें रट्टा तो एक अजीब सा एमसीक्यू होता है, उसको अभी हम इसी इंस्टेंट देख लेते हैं। कैन यू डू मी अ फेवर? वो इसको वहां लगाना है, नीचे स्विच बोर्ड है। यस, थैंक यू। यस परफेक्ट, थैंक यू। अच्छा जी, आ जाए फिर। ये लें, डू दिस वन। आर वी शेयरिंग द स्क्रीन? यस, नो वी नॉट। ये लें, चलें जी, हरिया। 100 इज इक्वल टू 10,000 ओवर 100। पेन नहीं है किसी के पास एक्स्ट्रा एट द बैक? यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन? नहीं, नहीं है पेन। ओहो, मेंटल मैथ्स कर लें, चलें शेयर कर लें। गिव अप हो गया किसी से? व्हाट्स द आंसर? वो निकला है। हाँ जी, एनीवन? नहीं, इसको समझ ही नहीं आ रहा। देखो टर्म्स ऑफ ट्रेड तुम्हें पता है क्या होता है? क्या होता है? एक्सपोर्ट प्राइसेस का रेशियो डिवाइड बाय इंपोर्ट प्राइसेस, ऐसा ही है। मैंने तुम्हें कहा है अज्यूम कर लो, और वो खुद भी कह रहा है कि अभी ईयर 2000 में टर्म्स ऑफ ट्रेड कितना था? 100 था, क्योंकि ये भी इंडेक्स है, 100 की फॉर्म में होता है, ये भी 100 की फॉर्म में होता है, और फिर मल्टीप्लाई होता है 100 से, तो 100 के आसपास आएगा हमेशा, ठीक है। तो आप इसको अज्यूम कर लें कितना,
कि इनिशियली ये कितना था, ये था। मतलब दिस इज वन वे, आप इस तरह भी कर सकते हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 इनटू 100, ये भी एक तरीका है। अब वो क्या कह रहे हैं, एक्सपोर्ट प्राइसेस कितनी हो गई हैं, कितनी कर दूं, 50 से इंक्रीज कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 15,000। और इंपोर्ट प्राइसेस बाय 25 कितनी कर दूं, निकालें अब कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। स्ट्रेट पे आंसर आ गया। डू वी गेट इट? एक और दूसरा सेकंड इसके नीचे वाला करें जल्दी से। मतलब दिस फॉर्मूला विल ऑलवेज वर्क, अदरवाइज यू कैन डू व्हाटएवर मैथ यू फील लाइक। आई एम वीक एट मैथ्स, तो मैं हमेशा इस तरह करता हूं। वो कहते हैं बेस ईयर से किधर चला गया, 100 से 90 हो गया, क्या हुआ होगा, कर लेते हैं। हमारा तो 100 ही है ना बेस ईयर, हमारा हमेशा 100 आता है। एक्सपोर्ट प्राइसेस को वही रहने दें, इंपोर्ट प्राइसेस कितनी कर दूं, 90, क्या आ रहा है, डज इट टर्न आउट टू बी 90? ऑब्वियसली इट वोंट बी 90, राइट, इट्स नॉट 90। फिर वो कहता है इसको 100 कर दें, वही रहने दें, और ये कितना कर दूं, 110, डज इट टर्न आउट टू बी 90? 90.9 आ रहा है, तो दिस टर्न्स आउट टू बी 91। अच्छा ये क्या कह रहा है सी में, इसको कितना कर दूं, 9,000 कर दूं, 10% से कम, और इसको ये करके देख लें, 9,000 ओवर 110, ये भी 90 नहीं आ रहा। क्योंकि परसेंटेज चेंजेस ही देखने हमेशा। ये एक फॉर्मूला है, आप इस तरह कर लें अगर आपको वो है, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू 1 ओवर 1, इंडेक्स है ना, इंडेक्स की परसेंटेज चेंजेस लेनी। चलें, दिस इज द लास्ट वन, देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड। वो कह रहे हैं अभी कितना है, 150, द कंट्री हैज रिसीव्ड, और बेस ईयर कितना था 2000, से क्या हुआ, ये 20% इंक्रीज हो गया, इंपोर्ट्स को क्या हुआ वो ये पूछ रहा है। सो दिस विल बी नाउ 150, export prices increased by 20, so let's make it 12, and we are looking for this 12,000 divided by 150 is कितना आ रहा है, 80। तो 100 से 80 चला गया इंपोर्ट प्राइसेस, क्या हुआ होगा, -20%। अदरवाइज यू कैन डू अदर फॉर्मूलाज ऑफ मैथ्स, ये सबसे आसान है। नहीं, इसकी कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं, वैसे आपको बताना चाहिए। चलें जी, आगे आ जाए। ऑल राइट जी, सो इफ यू वांट टू एस majority of the case studies, ठीक है, आई यूज टू कॉल इट मदर ऑफ ऑल लेक्चर्स। तो मैक्रो में ये जो अब हम करने लगे हैं, इस पे आपकी 100% ग्रिप होनी चाहिए। ये सारा काम हम कर चुके हैं, मैं इस सारे काम को क्या करने लगा हूं, लिंक करने लगा हूं, समराइज करने लगा हूं आपके लिए। काम क्या है, कुछ इंडिकेटर्स हैं आपके अभी एएस के सिलेबस में, उनका रिलेशनशिप, उनकी एनालिसिस, उनका इवैल्यूएशन आपको आना चाहिए। क्या चीजें आती हैं इसमें, इसमें आता है एक्सचेंज रेट, टर्म्स ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हमारे, ठीक है। 6 5 30, 6 5 30, ये 30 चीजें अगर आपको आ गई
तो आपका सीन ऑन है। क्या मतलब 30 किस तरह बन गए? If exchange rate appreciates, what happens to terms of trade? What happens to balance of trade? What happens to inflation? What happens to economic growth? And if there is a depreciation, what happens to this? What happens to this? What happens to this? What happens to this? Similarly, if balance of trade improves, what happens to this? What happens to this? What happens to this? What happens to this? And if balance of trade, similarly, हर किसी का एक दूसरे के साथ relationship, and we have done all of it individually. Summarize करूं? Let's start with exchange rate. एक दो करेंगे, आपको इतना आसान लगेगा नहीं, 2 चैप्टर्स पूरे रहते हैं। एक्सचेंज रेट क्या करूं आप बताएं? अप्रिसिएशन करूं, डेप्रिसिएशन करूं? डेप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन हो गई, लें जी, अप्रिसिएशन होगी जी एक्सचेंज रेट। किसी भी एक चीज पे 8 मार्कर या 12 मार्कर पूछ सकता। आपने मुझे इंपैक्ट बताना है टर्म्स ऑफ ट्रेड पे, बैलेंस ऑफ ट्रेड पे, इन्फ्लेशन पे, ग्रोथ पे, एम्प्लॉयमेंट पे। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट। नहीं, मर्जी लें जनाब, शुरू करें। बताएं, डू वी नो व्हाट टर्म्स ऑफ ट्रेड इज? इट इज सिंपली एक्सपोर्ट प्राइसेस ओवर इंपोर्ट प्राइसेस। एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट हो गया है, अब हमारी चीजें गोरों को महंगी लगेंगी, सस्ती लगेंगी। आर एक्सपोर्ट प्राइसेस increase, and the products that we import from other countries, they will now appear to be relatively cheaper. What happens to terms of trade? Terms of trade improves. इतनी सी बात है। हाँ जी, बैलेंस ऑफ ट्रेड को क्या होगा? As export prices rise and import prices fall, normal response हमारा क्या है? Exports will fall and imports will rise. आई बात समझ में? बैलेंस ऑफ ट्रेड improves. However, it depends on what? Sir, how is it improving if we are increasing our imports? So how is our BOT improving? Good check. Sorry, my bad. Balance of trade worsens. However, it depends on, my bad, ये worsen है balance of trade. Export गिर रहा है, import बढ़ रहा है. However, it depends on what? PD of X and M. नॉर्मल रिस्पॉन्स हम ना हमेशा इलास्टिक सोच रहे हैं, ठीक है? अगर ये इनइलास्टिक हुआ तो ये इंप्रूव भी हो जाएगा। इफ इनइलास्टिक, बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंप्रूव। कैसे हो जाएगा? कल कहां थी आप? ये ले, अप्रिसिएशन हो गई, एक्सपोर्ट प्राइसेस को क्या हुआ? एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़ गई, ठीक है? अब देखें, एक्सपोर्ट्स दो किस्म की हो सकती हैं, इलास्टिक, बल्कि पूरा कर लेते हैं, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, ये दोनों इलास्टिक अज्यूम कर लेते हैं, ये दोनों इनइलास्टिक अज्यूम कर। We know exports are what? They are price into, import are what? Price into quantity. जो भी आपका नॉर्मल रिस्पॉन्स है ना,
कि प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी गिरेगी, वो इलास्टिक है, तो ओवरऑल वैल्यू गिर जाएगी, दैट इज इलास्टिक। द ऑपोजिट इज इनलास्टिक। ये आप इस तरह याद कर लें। लेकिन बेस्ट ये होता है कि आप एक की बना लें, गिव मी एनी सिनेरियो, ये इलास्टिक है, इलास्टिक है, प्राइस बढ़ रही है, गिर रही है, तो आई विल बी एबल टू डू इट। यहां कर लेते हैं डिटेल में। हाँ जी, अप्रिसिएशन हुई है, इधर देखें, एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ गई, ये भी एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट प्राइसेस दोनों की बढ़ गई। प्राइसेस बढ़ी हैं तो क्वांटिटी गिरेगी, ज्यादा गिरेगी कम, इधर तो ओवरऑल एक्सपोर्ट रेवेन्यू गिर जाएगा। इधर गिरी लेकिन इधर बहुत, तो ओवरऑल एक्सपोर्ट रेवेन्यू ज्यादा हो जाएगा। सेम गोज फॉर इंपोर्ट्स। इंपोर्ट प्राइसेस को क्या हो रहा है, दे आर फॉलिंग, क्वांटिटी विल इंक्रीज। हाँ हाँ, जो नॉर्मल रिस्पॉन्स आप सोच रहे हैं दैट इज इलास्टिक इन बोथ केसेस, अप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, द रिस्पॉन्स विच इज नॉट नॉर्मल इज इनइलास्टिक। वरना यू ऑलवेज हैव दिस की। मुझे सिनेरियो दें कोई भी, मैं कंफ्यूज हो गया हूं, पेपर में बैठा हूं, लेकिन मुझे की याद है। एक्सपोर्ट इलास्टिक करूं, इनइलास्टिक करूं, इलास्टिक कर दी। अप्रिसिएशन करूं, डेप्रिसिएशन करूं, डेप्रिसिएशन करता हूं तो मुझे क्या, मेरी एक्सपोर्ट प्राइसेस सस्ती हो जाएगी, क्वांटिटी बढ़ेगी, ज्यादा से बढ़ेगी कम से, आप कहती हैं अप्रिसिएशन हो गई, ठीक है, उल्टा कर लेते हैं। अप्रिसिएशन हो गई है तो क्वांटिटी गिरेगी और ज्यादा से गिरेगी। हाँ, अगर इनलास्टिक करते हो तो फिर चेंज हो जाएगा, इनलास्टिक करते हो तो क्वांटिटी गिरेगी, कम से गिरेगी। तो ये की है आपकी, ये आप याद रखेंगे। बाय द वे टेक्निकली दिस हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम एएस, लेकिन अभी भी हर मार्क स्कीम में वो इसका यूज कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी, पीडी पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड करता है, रिलेटिव एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करता है, रिलेटिव इन्फ्लेशन पे डिपेंड करता है, रिलेटिव एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करता है, रिलेटिव इन्फ्लेशन पे डिपेंड करता है। एक और बड़ा अच्छा इवैल्यूएशन का पॉइंट है, जरा ज्यादा हो जाएगा लेकिन फिर भी, आपकी इंपोर्ट प्राइसेस गिर रही हैं लेकिन आप प्रोटेक्शनिज्म बढ़ा देते हैं, टैरिफ बढ़ा देते हैं, कस्टम ड्यूटी बढ़ा देते हैं उतने परसेंट से, तो फिर कुछ नहीं होगा। तो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज भी इसको इफेक्ट करती हैं। डू वी गेट इट? तो बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्सन्स लेकिन मे इंप्रूव अगर इनलास्टिक होगा। मेन अगर 8 मार्कर है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वैल्यूएशन इसके बारे में नहीं लिखनी, तो सिंपल इट वर्सन्स। यहां पे रुक जाएंगे बस आप। समझ आ रही बात नहीं, ये तो इफ्स एंड बट्स है ना, कॉम्प्लिकेटेड अगर सिनेरियो। हाँ जी, इन्फ्लेशन, डिमांड पुल को क्या होगा, डिमांड पुल फॉल्स, डिमांड पुल इन्फ्लेशन फॉल्स, व्हाई, एज बैलेंस ऑफ ट्रेड फॉल्स। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यही है ना, एडी क्या था, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, होल्डिंग दीज थिंग्स कांस्टेंट। अप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट्स गिर रही है, इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, तो एडी गिरेगा, एडी गिरेगा तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। कॉस्ट पुश को क्या होगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन फॉल्स as what, import prices fall, cost of production will fall if, सिनेरियो बिल्ड करना होता है आपने, if country imports raw materials, energy, एक्सेट्रा। तो पाकिस्तान को विन विन सिचुएशन है, किसमें, अप्रिसिएशन में।
नोटिस कर रहे हैं आप? एक तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्सन नहीं होगा बल्कि इंप्रूव होगा, ठीक है। इन्फ्लेशन हमारी कम होगी अगर अप्रिसिएशन हुई। अप्रिसिएशन ही नहीं हो रही, डिप्रिसिएशन होती जा रही। गेम समझ आइए? इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या होगा, एडी को क्या हो रहा है अप्रिसिएशन से, एक्स माइनस एम कम हो रहा है। बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्सन्स, उससे एडी फॉल्स तो जीडीपी फॉल्स, और जीडीपी फॉल्स तो एम्प्लॉयमेंट फॉल्स। ये एम्प्लॉयमेंट भी हो गया। एक और इससे चीज निकालें, डेट बर्डन। अगर लोन लिया हुआ है तो आपका डेट बर्डन भी कम हो सकता है। जी, बस वो एम्प्लॉयमेंट को उधर ही लिंक कर दिया। कैसा कर लेंगे हैंडल? आसान है मुश्किल है? ये आपने समझे कॉन्सिक्वेंसेस सारे इकट्ठे देख लिए हैं अप्रिसिएशन के, जो कल बात हो रही थी। इसी तरह डेप्रिसिएशन हैंडल कर लेंगे। वो कल अपने पॉइंट्स में लिखा था, ये हमने इस तरह डिस्कस कर लिया। पूरे का पूरा आंसर समझे, हो गया। आसान है मुश्किल है? इतनी सी गेम थी। और आप लोग टेंशन ले लेते हैं। चलें फिर, ये देखें क्या आ गया। क्या खुला हुआ है? हाँ जी, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय अ डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट ऑफ एन इकोनॉमीज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। यहीं रुक जाए। And consider whether high rate of inflation will always lead to a deficit on the current account of the economy's balance. जी, सबसे पहले नॉलेज 8 मार्कर पता है ना, 3+3+2 नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। क्या करूं? थोड़ा सा मैं जज्बाती हो जाऊंगा। एक लाइनर बैलेंस ऑफ पेमेंट, a financial statement that got inflows and outflows of one of its accounts is defined current account which records inflow and outflow of trade and income, ठीक है। जिसके फर्दर 4 अकाउंट्स हैं, वो चारों मैं लिखूंगा। क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड, इनविजिबल बैलेंस, प्राइमरी इनकम, सेकेंडरी इनकम। अभी डिफाइन करना है इन्फ्लेशन को तो अभी कर दें, वरना बाद में जब पहुंचेंगे इन्फ्लेशन पे मैं तब कर दूंगा, ठीक है। 3 नंबर हमें, तीसरा नंबर इन्फ्लेशन का। ओ यस, एंड व्हाट डू वी मीन बाय डेफिसिट? डेफिसिट का क्या मतलब है? इनफ्लो इज लेस देन आउटफ्लो। फॉर एग्जाम्पल, इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स। समझ आ गई बात की? दिस इज 5 6 लाइन 7 लाइन। आ जाएंगे। सवाल क्या पूछ रहा है? इन्फ्लेशन विल ऑलवेज को छोड़ दें, वो हम काउंटर करेंगे वैल्यूएशन में। लीड्स टू डेफिसिट, इन्फ्लेशन डज लीड टू डेफिसिट, चेन ऑफ एनालिसिस। सारे नंबर चेन ऑफ एनालिसिस के बताएं जी, शुरू हो जाए। इन्फ्लेशन, पहला स्टेप, एक्सपोर्ट प्राइसेस ज्यादा, इंपोर्ट प्राइसेस रिलेटिवली कम, होती नहीं है लेकिन रिलेटिवली कम लगना, जिसकी वजह से
एक्सपोर्ट्स कम, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्सन्स। मुबारक हो, ये एनालिसिस के 3 नंबर आपको मिलेंगे बस। डज इट से शो? नहीं, डायग्राम की भी जरूरत नहीं, बस ये समझाना। हाँ जी, इट विल ऑलवेज लीड टू इन्फ्लेशन। नहीं, इट इज नॉट। हाँ, इट विल ऑलवेज कॉज अ डेफिसिट। इन्फ्लेशन डिपेंड्स। नहीं भाई, इन्फ्लेशन हो गई है, वो सवाल ये पूछ रहा है इन्फ्लेशन हमेशा बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट कॉज करेगी। नंबर 1, रिलेटिव इन्फ्लेशन। हमारे यहां इन्फ्लेशन है, पता चला हमारे जो कंपीटिंग कंट्रीज हैं फॉर सेम एक्सपोर्ट्स, उनके वहां हमसे ट्रिपल इन्फ्लेशन है, तो फिर आर वी बेटर ऑफ और आर वी वर्स ऑफ? वी आर बेटर ऑफ। हमारे यहाँ 40% इन्फ्लेशन, आपको लग रहा है अब हमारी एक्सपोर्ट तबाह हो जाएगी। पता चला बांग्लादेश, इंडिया, वियतनाम, थाईलैंड, चाइना 100% इन्फ्लेशन पे जा रहे हैं, तो हम बेहतर हैं या वर्स ऑफ हैं? हमारा तो सीन ऑन है, समझ आए? दूसरा एक और पॉइंट लिख सकते हैं क्या? सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है? पीडी है। डिपेंड्स ऑन व्हाट? पीडी। ये तो इलास्टिक सिनेरियो था ना, प्राइसेस बढ़ रही हैं तो एक्सपोर्ट्स, अगर इनइलास्टिक हुआ तो प्राइसेस बढ़ने से क्वांटिटी कम गिरेगी और ओवरऑल रेवेन्यू ज्यादा हो जाएगा और बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्रूव कर जाएगा। दोनों लिखने हैं, ये पॉइंट या ये पॉइंट, दोनों लिख सकते हैं, कोई एक लिखते हैं कोई एक लिखते हैं, कंक्लूड कर दें। लेकिन पीडी बस इसी तरह ही है, देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द करंट। कंपोनेंट जरूरी है, चारों कंपोनेंट्स बताना वो इतना कम नहीं है। मीनिंग ऑफ अ डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्हाट डू वी मीन बाय डेफिसिट? हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, व्हाट डू वी मीन बाय दैट? एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ अ हाई रेट विल इफेक्ट, इसका अलहदा नंबर है, 2 नंबर तो सिर्फ प्राइसेस पे इंपैक्ट के बताने हैं आपने। How this will affect the competitiveness of goods and services produced in the economy and current account balance. Chain of analysis है sir. Considers one reason why high rate of inflation might not lead to a deficit in the current account of the balance of payment in an economy, leading to a conclusion whether it will always lead to a deficit. No, it will always not lead to a deficit. एक भी कर दें काम चल जाएगा जी। 12 मार्कर, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन और डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट, ज्यादा बड़ा मसला कौन सा है? चलो, ये सवाल ही नहीं, स्ट्रक्चर बताएं जी। इन्फ्लेशन बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। इन्फ्लेशन इज अ ह्यूज प्रॉब्लम जी। सामने का हाँ जी, मैं इधर हूँ एकेडमी, बताइए। मैंने क्वेश्चन चेक करने, खैरियत है? क्वेश्चन चेक करने थे, थोड़ी देर बैठना था स्टूडेंट्स के साथ। आप बताएं, खैरियत है? आप परेशान लग रहे हैं। ओहो, तो किधर हैं आप? तो फिर मैं आ जाता हूँ, मैं क्वेश्चंस बाद में चेक कर लूंगा। अच्छा, ओहो, चले मैं फिर आ जाता हूँ, मैं जल्दी आ जाता हूँ, ठीक है। ओके, बस आप मुझे लोकेशन सेंड कर दें, मैं आ जाता हूँ। ओके, मैं बस 10 मिनट में फारिग हो रहा हूँ। ओके, चलें जी, गाड़ी खराब हो गई है दोस्त की। अभी नहीं हूँ, अभी जाते हैं, इतनी भी जल्दी नहीं है, इसको कर लेते हैं जी। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, बताएं क्या मसला है? बैलेंस ऑफ ट्रेड खराब हो जाएगा, फिस्कल ड्रैग, मेन्यू कॉस्ट, शू लेदर कॉस्ट,
लेकिन एक चीज याद रखना, एक फायदा, वेल्थ वाला लिख दें, कुछ एक फायदा लिख दें, ठीक हो गया। इसका क्या कर दें, करेंसी डिप्रिशिएट कर जाएगी, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे, ओवरऑल आपका जीडीपी गिर जाएगा, ठीक है। और फायदा क्या है, इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। ये हो गया 8 नंबर तैयार। ज्यादा बड़ा मसला है, किस पे डिपेंड करेगा, बड़ा अच्छा पॉइंट है इसका, ये लिखवाया हुआ है इन्फ्लेशन के कॉन्सिक्वेंसेस। डेफिसिट ज्यादा बड़ा मसला है या इन्फ्लेशन, किसके लिए, कोई सिनेरियो क्रिएट करें ना, कुछ कंक्लूजन में क्या लिखेंगे। लेट मी रीफ्रेज इट, अफगानिस्तान के लिए इन्फ्लेशन ज्यादा बड़ा मसला है या डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट। डेफिसिट किस चीज का, वो तो ट्रेड ही कुछ नहीं करता, चरस के अलावा और क्या बेचता है, और फ्रूट्स के अलावा, और वेपन्स के अलावा, समझ रहे, डू वी अंडरस्टैंड दिस। तो पॉइंट क्या है, openness of the economy, how open the economy is, if the economy is open तो फिर deficit बहुत बड़ा मसला है, if the economy is closed then inflation बहुत बड़ा मसला है, and it specifically says high rate of inflation and does not say a big deficit, a huge deficit. Yes, और रेट ऑफ इन्फ्लेशन पे भी डिपेंड करता है, रिलेटिव इन्फ्लेशन पे भी डिपेंड करता है। बहुत देखें, अगर तो आप इन्फ्लेशन और ऐसा क्वेश्चन है तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप ऊपर करके आ रहे हैं, ठीक है, आप ऊपर करके आ रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है इन्फ्लेशन और डेफिसिट। दोबारा क्लासों में आओगे नहीं तो फिर किस तरह समझ आएगा, मैं ख्वाब में आके समझाऊं, बस फिर सीधे करो, बैग सीधे करो।